हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास। तो आइए देख उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का जो इतिहास है उतना ही पुराना जितना कि मानव जाति का, यानी कि जब से यहाँ मानव क्या धरती पाया उतना ही पुराना इतिहास मानव जाति का। और जब हम इसके पौराणिक इतिहास की बात करते हैं तो पौराणिक इतिहास उत्तराखंड का बहुत ही गौरवपूर्ण रहा। ठीक है। और प्राचीन समय से ही जब से आदिकाल मनुष्य ने यहाँ जन्मा तब से ही जो उत्तराखंड ये मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, क्योंकि यहाँ पहाड़ बहुत प्यारे प्यारे घाटियाँ पहाड़ जंगल नदियाँ ऐसे इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा चीज है। ठीक है ना। पहाड़ियाँ घाटियाँ जंगल आदियों से युक्त यह क्षेत्र आदिकाल से ही जो ऋषि मुनियों का तीर्थ यात्री का और राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख धाम भी है जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ तुंगनाथ, ये पहले से ही आकर्षण का केंद्र रहा। उत्तराखंड के इतिहास को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला था प्रागैतिहासिक काल, अद्योतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यदि हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की तो इसमें क्या था, जो व्यक्ति थे उस समय लिपि और लेखन कला से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ना तो व्यक्ति लिख सकता कुछ, ठीक है ना, और ना ही किसी लिपि के बारे में जानता था। यानी कि इस समय का जो मानव था वो बिल्कुल ठाठप्पा, कुछ नहीं जानता कि किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ना तो लेखन से परिचित था, ठीक है ना, और ना पढ़ने से, ना तो लिख सकता था ना पढ़ सकता था, ना किसी लिपि के बारे में जाना था। जबकि अद्योतिहासिक काल की बात करें तो इसमें क्या था, लिपि से तो परिचित था, यानी कि लिख तो लेता कुछ ना कुछ, दीवारों पर कुछ ना कुछ बना देता ऐसा कर लेकिन वो जो लिपि थी पढ़ी नहीं जाती, कुछ भी बना दिया ऐसा करके दीवारों पर, ऐसे लिख दिया, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया, तो ऐसी लिपि थी। यानी कि लिखा था तो कुछ लेकिन वह पढ़ी नहीं जा सकती अद्योतिहासिक काल में। यदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में क्या था, जो मनुष्य था वो किसी न किसी लिपि के प्रेषित हो चुका था, यानी कि लिपि का उसे ज्ञान हो चुका था और वह ऐसी लिपि थी जो पढ़ी भी जा सकती थी। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। यदि हम प्रागैतिहासिक काल की बात करो तो मैंने आपको बताया कि इस काल का जो मानव था वो लिपि तथा लेखन से बिल्कुल भी परिचित नहीं था, यानी कि इनके बारे में कुछ नहीं जाना था, ठाठप्पा था बिल्कुल। इसलिए इस काल का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि कोई भी लिखित प्रमाण नहीं आया, क्योंकि लिखना ही नहीं जाना था मानव तो कहाँ से लिखित प्रमाण मिलेगा। फिर इस काल के जो मुख्य स्रोत है, यदि हम स्रोत की बात करें, इस काल को हम पहचानते कैसे हैं तो उसका मुख्य कारण पाषाण युग, यानी कि जो पाषाण युग था उसके जो उपकरण थे जिसमें गुफाएं शैल थी, यानी कि शैल गुफा चित्र थे, ठीक है, कंकाल थे, मर्तभांड का मतलब मिट्टी के बने बर्तन, और धातु उपकरण आदि है। इनसे जानकारी मिलती है कि इस समय लोग निवास कर रहे थे। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पाषाण युगीन उपकरण अलकनंदा नदी से मिले थे। कहाँ से मिले, सबसे पहला अलकनंदा नदी से मिले, कालसी कालसी से मिले, और नदी घाटी से रामगंगा घाटी से आदि क्षेत्रों से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि पाषाण युगीन मानव उत्तराखंड में भी क्या करते थे, निवास करते थे। सबसे पहला था लाखू गुफा, जिसे लाख उड्यार भी कहते हैं। लाखू गुफा, इसकी खोज डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने की थी। लाखू गुफा की खोज किसने करी, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने 1968 में की, ठीक है। और अल्मोड़ा के बाड़छीना के पास स्यान नदी के तट पर स्थित है। एक बार फिर से, जो लाखू गुफा इसकी खोज किसने करी, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने 1968 में, और यह अल्मोड़ा के बड़छीना में स्वान नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से प्राप्त क्या क्या, लाख उड्यार से मानव आकृति मिली, पशुओं के चित्र देखने को मिले। क्या क्या मिले इसमें, मानव आकृतियां और पशुओं के चित्र देखने को मिले। लाखों उड्यार स्वान नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि लाखों उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना स्वान नदी के नदी के तट पर ही स्थित है, और ये अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ से है, अल्मोड़ा में स्थित है। और ये जो शैल चित्र, ये शैल चित्र किसके समान है, भीमबेटक गुफा, जो भीमबेटक गुफा मध्य प्रदेश में, और उसमें जो चित्र बने हुए हैं बिल्कुल ये उसी के समरूप चित्र जो उत्तराखंड में मिले हैं। फिर आता गवारखा गुफा, फिर इसमें आता चमोली में अलकनंदा नदी किनारे डूंगरी गांव,
क्या पड़ता है, डूंगरी गांव पड़ता है, जिसके पास में जो राकेश भट्ट है इसने गवारखा गुफा की क्या करी है, खोज करी है। और इसमें हमें क्या क्या मिले, जैसे मानव क्या करती है, भेड़, बारहसिंगा बना, लोमड़ी आदि के चित्र देखने को मिले। तो ध्यान रखना, गवारखा गुफा कहाँ सी है, चमोली में, ठीक है। और कौन से गांव में मिली है हमें, डूंगरी गांव में। खोज किसने करी, राकेश भट्ट ने। फिर आता है मलारी गांव। मलारी गांव में, जो मलारी गांव है चमोली जिले में स्थित है, और ये बिल्कुल जो चमोली जिला है, ठीक है, ये तिब्बत से सटा हुआ है, यानी कि जो मलारी गांव है ये तिब्बत से बिल्कुल सटा हुआ है, मिला हुआ है बिल्कुल, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने 2002 में, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता थे उन्होंने 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल देखा, ठीक है। मिट्टी के बने बर्तन मिले उन्हें, और 5.2 किलो का मुख आवरण, क्या मिला, मुख आवरण। ऐसे उस समय प्राप्त हुए कहाँ से, मलारी गांव से। तो ध्यान रखना, मलारी गांव से ये पूछ ले जाएगा 5.2 किलो का सोने का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो आप लोगों को ध्यान रखना, मलारी गांव से, ठीक है। और इसकी खोज कब करी गई, 2002 में खोज हुई। मलारी गांव कहाँ पड़ता है, चमोली में। अब हमारा नेक्स्ट आता अद्वैतैतिहासिक काल। अद्वैतैतिहासिक काल में क्या, अद्वैतैतिहासिक काल के जो स्रोत है, इसके विभिन्न धर्म ग्रंथों से पता लगता है इसके बारे में, ठीक है। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, स्कंद पुराण हो गया, ऋग्वेद हो गया, तो ये हमारे धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। इनसे हमें पता लगता है कि अद्वैतैतिहासिक काल में मानव रहते हैं, ठीक है। और इस कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा पौराणिक काल किसे कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल को, अद्वैतैतिहासिक काल को, या ऐतिहासिक काल को। तो अद्वैतैतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। और उसमें मुख्य पुरातात्विक स्रोत भी है, और हमारे पास में इसके लिखित स्रोत भी है। सबसे पहला आते हैं हेनवुड। हेनवुड ने क्या करा, 1956 के आसपास उन्होंने ये कप मार्क्स देखे, जगह जगह ये कप मार्क्स देखने को मिले उत्तराखंड में। ये देख रहे हो जो आप, कप मार्क्स ओखली के समान, जो ओखली होती है, होली ओखली के समान, जो हमारे कप होते हैं ओखली के समान बिल्कुल, ये गड्ढे जगह जगह देखने को मिले उत्तराखंड में, जिन्हें कप मार्क्स कहा गया। क्या कहा गया है ना, कप मार्क्स। तो इनसे पता लगता है कि मनुष्य रहते हैं, ये एक यदि एक जगह मिलते हैं तो मान लेते हैं कुछ और ही जगह जगह देखने को मिले, इसलिए ये कोई ना कोई काम किया था पूरा प्राचीन समय के लोगों ने, ठीक है, जिसके कारण ये गड्ढे हमें देखने को मिले। देखो, उखल यानी कि ओखली सदृश गड्ढे, ओखली के समान गड्ढे जिन्हें हम कपमार्क्स कहते हैं, ठीक है, विशाल शिलाओं एवं चट्टानों पर बने हुए थे, यानी कि जो विशाल बड़ी बड़ी शिला थी या चट्टान थे, उन पर ही ओखली के समान गड्ढे बने हुए थे, ठीक है। इन गोलाकार गड्ढों को ही कपमार्क्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना, कपमार्क्स। कहाँ मिले देखने को, या बड़ी बड़ी चट्टानों पर, शिलाओं पर देखने को मिले। सर्वप्रथम उत्तराखंड में पुरातात्विक स्रोतों की खोज, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आपको ध्यान रखना, सर्वप्रथम पुरातात्विक स्रोतों की खोज का श्रेय किसे जाता है, हेनवुड को जाता है। हेनवुड ने कब करी खोज, 1856 ईस्वी को, 1856 ईस्वी को इसने खोज करी ये जो कप मार्क्स है। तो हेनवुड ने सर्वप्रथम चंपावत जिले में, कौन से जिले में, चंपावत जिले में देवी धुरा नामक स्थान पर ओखलियो यानी कि कप मार्क्स की क्या करी, खोज करी। उन्होंने देखे कि जगह जगह कप मार्क्स बने हुए हैं। फिर इसी प्रकार की जो खोज है वो रिवेट कार्नक ने 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा के द्वारहाट में चंदेश्वर मंदिर में लगभग, इस मंदिर में, चंदेश्वर मंदिर में लगभग 200 कप मार्क्स देखे। उन्होंने कितने देखे, 200 कप मार्क्स उन्होंने देखे। जबकि रिवेट ने इन शैल चित्रों की जो तुलना वो किससे की है, यूरोप के शैल चित्रों से। इसके चित्रों से करी है, यूरोप के शैल चित्रों से इन कप मार्क्स की तुलना की है रिवेट ने। फिर आता है ताम उपकरण। तांबे का मतलब तांबे के बने उपकरण। तांबे का भी आविष्कार लगभग अद्वैतैतिहासिक काल में हुआ। ये उपकरण तांबे के बने होते थे, ठीक है। हरिद्वार के निकट बहादुराबाद में, हरिद्वार के निकट बहादुराबाद में ताम्र निर्मित तांबे के बने उपकरण, तांबे के बने उपकरण जब हरिद्वार के बहादुराबाद में नहर की खुदाई हो रही थी, तो उसमें से भाला, चूड़ियां, रिंग्स आदि नहर की खुदाई के दौरान मिले।
नहर की खुदाई के दौरान, क्योंकि हरिद्वार के निकट एक भादराबाद स्थान, और भादराबाद जब खुदाई का नहर की खुदाई का निर्माण चल रहा था तो उस समय तांबे के बने भाला, चूड़िया, रिंग्स आदि मिले। ठीक है। वर्ष 1986 ईस्वी में, वर्ष 1986 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद से एक मानव आकृति मिली। एक मानव आकृति कहां से मिली? अल्मोड़ा जनपद से 1986 में। जबकि लगभग 3 साल बाद ही वर्ष 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 8 मानव की आकृतियां प्राप्त हुई। और जो किसकी बनी हुई थी? तांबे की। यदि पूछ ले जा 8 मानव आकृति, तांबे की 8 मानव आकृति कहां से प्राप्त हुई, तो आपको ऑप्शन में देगा पिथौरागढ़। यदि पिथौरागढ़ नहीं दिया तो क्या मिलेगा? बनकोट। क्या मिलेगा? बनकोट। और कब हुई? 1989 में। और यदि एक पूछे जा एक कहां से प्राप्त हुई मानव आकृति, तो आपको ध्यान रखना 1986 में अल्मोड़ा से प्राप्त हुई। इन तांबे के उपकरणों से इस बात की पुष्टि होती है, क्योंकि बार बार तांबे के उपकरण मिलते रहे, तो इन तांबे के जो उपकरणों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि गढ़वाल में ताम्र उत्पादन इसी युग में हुआ, यानी कि अद्वैतैतिहासिक काल में ही तांबे का क्या हुआ? उत्पादन किया गया। यदि पूछा जाए तांबे का उत्पादन किस युग में हुआ, तो आपको याद रखना अद्वैतैतिहासिक काल में तांबे का निर्माण हुआ है। फिर आता है साहित्यिक स्रोत। ये तो हमने देख लिए पुरातात्विक स्रोत। अब आता है हमारे जो साहित्यिक स्रोत है, जिनमें सबसे पहला आता है वेद। ठीक है। यदि वेद की बात करते हैं तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यदि आपसे पूछा कि उत्तराखंड का सबसे ज्यादा उल्लेख किस वेद में है, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है उत्तराखंड की, बाकी इन 3 की अपेक्षा। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की भूमि की पूर्ण भूमि कहा। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि उत्तराखंड को देवभूमि व मनुष्यों की भूमि किस धर्म ग्रंथ में या किस वेद में कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में देवभूमि या मनुष्यों की भूमि। फिर आता एतराव ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का बारी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछ लिया क्वेश्चन ये, और आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। डायरेक्ट पूछ ले जाएगा कि उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा एतराव ब्राह्मण। रता कोशिता की ब्रह्म ग्रंथ में बद्री का आश्रम में वाक देवी का स्थान बताया गया है। वाक देवी का स्थान बताया गया। फिर आता बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में, यदि पूछा बौद्ध साहित्य क्या वहां पाली भाषा में लिखा है, और ये उत्तराखंड के लिए इसमें हिम्मत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये पूछ ले जाएगा उत्तराखंड के लिए हिम्मत शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? बौद्ध साहित्य में, एतराव ब्राह्मण ग्रंथ में, ऋग्वेद में। तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिम्मत शब्द का प्रयोग, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हिम्मत शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर देखते हैं पुराणों की संख्या 18। यदि हम पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों की संख्या 18। जो सबसे बड़ा पुराण है वो स्कंद पुराण। यदि सबसे बड़े पुराण की बात करते हैं तो स्कंद पुराण है। जो सबसे पुराने पुराण की बात करते हैं कि जो सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण। सबसे पुराना जो पुराण है वो क्या है? मत्स्य पुराण। एक बार फिर से पुराणों की संख्या 18 है, और सबसे जो बड़ा पुराण है वो स्कंद पुराण, और सबसे जो पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण। स्कंद पुराण में यदि हम स्कंद पुराण की बात करते हैं तो 5 हिमालय खंडों को, जो हिमालय है उस 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में, जिसे हम नेपाल बोलते हैं, केदार खंड बोलते हैं, मानस खंड कहते हैं, और कश्मीर और जलंधर। इन 5 का क्या किया गया? वर्णन किया गया। यदि वर्तमान में हम बात करते तो वर्तमान में केदार खंड और मानस खंड, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर उत्तराखंड कहा जाता है। केदार खंड और मानस खंड को मिलाकर क्या कहते हैं? हम उत्तराखंड कहते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। तो स्कंद पुराण में पूछा जाएगा आप लोगों किस पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है, तो किसमें कहा गया? स्कंद पुराण में। फिर कुमाऊं क्षेत्र को कहेगा मानस खंड। स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है।
पुराणों में माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार, प्राचीन समय में हरिद्वार को माया नगरी कहते या माया क्षेत्र कहा जाता। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, पुराणों में यदि हम पुराणों की बात करें तो माया क्षेत्र से यानी कि हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र, हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है। जबकि जो नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड यानी कि कुमाऊं खंड कहा गया है। इसमें पुराणों में, याद रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में केदार खंड में जो गोपेश्वर, गोपेश्वर के लिए ना एक शब्द प्रयोग करेगा जिसे बोलेगा गोस्थल। क्या कहेगा? गोस्थल नाम से वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण में हरिद्वार को, स्कंद पुराण में हरिद्वार को क्या कहेगा? मायापुरी। जबकि कुमाऊं के लिए क्या शब्द प्रयोग करेगा? कुर्माचल। क्या प्रयोग करेगा? कुर्माचल। ठीक है, जो आगे जाएगा कुम्मू, और कुम्मू से क्या बदल गए? कुमाऊं बदल गया। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से उत्तराखंड कहा गया है। क्या कहेगा? उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश आदि नामों से संबोधित किया गया है। एक बार फिर से, पुराणों में मानसखंड व केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश नाम से संबोधित किया गया है। ब्राह्मण पुराण व वायु पुराण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा। ब्राह्मण पुराण व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व व नाग आदि जातियों का क्या था भाई? निवास स्थल था। ठीक है, ब्राह्मण पुराण व वायु पुराण के अनुसार जो कुमाऊं क्षेत्र है ना, कुमाऊं क्षेत्र में किरात रहती, किन्नर रहती, यक्ष रहते, गंधर्व व नाग आदि जातियां यहाँ पर क्या करती? निवास करती कुमाऊं क्षेत्र में। अब देखते हैं महाभारत में। महाभारत के वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। और उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का अधिपत्य यानी कि यहाँ पर शासन करती, राज करती। ठीक है, महाभारत के अनुसार। ठीक है, हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्षेत्र में कौन सी जाति यहाँ पे निवास करती थी? पुलिंद व किरात जातियां क्या करती थी? शासन चलाती थी। और पुलिंद राजा सुबाहु, जिसने पांडव की ओर से युद्ध में भाग लिया था, उसकी जो राजधानी थी वह क्या थी? श्रीनगर थी। बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? तो क्या थी भाई इनकी राजधानी? श्रीनगर। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? श्रीनगर। अच्छी तरीके से याद रखना। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जब पुलिंद राजा की मृत्यु जाती है तो पुलिंद राजा के बाद में यहाँ पे इस क्षेत्र में राजा विराट का उल्लेख मिलता है। और कहा जाता है जो राजा विराट था, उसकी जो राजधानी बनाई विराटगढ़ी। उसने क्या बनाई? विराटगढ़ी। ध्यान रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया महाभारत। महाभारत के बाद आता है रामायण। रामायण में टिहरी गढ़वाल की हिमयान पट्टी, ये पट्टी है भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। टिहरी गढ़वाल की हिमयान पट्टी में विसोन नाम पर्वत पर विशिष्ट आश्रम व विशिष्ट कुंड स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत एग्जाम से पूछे जाता है। डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ले जाएगा, विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड, विशिष्ट आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा टिहरी गढ़वाल या टिहरी। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा टिहरी। तो विशिष्ट कुंड, विशिष्ट गुफा और विशिष्ट आश्रम कहाँ स्थित है? टिहरी। अच्छी तरीके से दिमाग को फिट रखना। रहता प्रभु श्री राम के वनवास जाने पर, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जो विशिष्ट मुनि ने अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यहीं पर क्या किया था भाई? निवास किया था। एक बार फिर से, प्रभु श्री राम के वनवास जाने पर विशिष्ट मुनि ने अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यहीं पर क्या किया था भाई? निवास किया था, टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के तपोवन में, जो टिहरी गढ़वाल का तपोवन है, कहा जाता है कि तपोवन में लक्ष्मण ने, प्रभु जो श्री राम के भाई थे लक्ष्मण, उन्होंने क्या की थी भाई? तपस्या की थी। क्या था तपस्या? याद रखिए, तपस्या कहाँ की गई है भाई?
तपोवन में। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की सिमतोन पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समा गई थी। यदि पूछा जा कि जो माता सीता वो कहाँ पर पृथ्वी में समाई थी, तो देवप्रयाग में। बहुत पूछा जाता है कहाँ समाई थी, देवप्रयाग में। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रतिवर्ष मनसार मेला लगता है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, मनसार मेला। अब आता अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की है, बहुत पूछा जाता है पेपर में कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की है, तो किसने की है, कालिदास ने। प्राचीन काल में उत्तराखंड में दो विद्यापीठें थी, पहली थी बद्रिकाश्रम, दूसरी थी कर्णव आश्रम। यदि कर्णव आश्रम की हम बात करते हैं, कर्णव आश्रम मालनी नदी के तट पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, या आप लोग के आने वाले एग्जाम में छपा ही छपा हुआ। कर्णव आश्रम कहाँ स्थित है, मालनी नदी के तट पर स्थित है। कर्णव आश्रम हेमकूट व मणिकूट पर्वतों की गोद में स्थित है। लेकिन यदि वर्तमान में बात करते हैं, अभी इस वर्तमान में चोका घाट के नाम से जानते हैं। कर्णव आश्रम का जो आसपास का एरिया उसे अब वर्तमान में चोका घाट के नाम से जानते हैं। और इस कर्णव आश्रम में भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के अनुसार अलकापुरी यानी कि चमोली कुबेर की क्या थी भाई, राजधानी थी। एक बार फिर से कालिदास द्वारा रचित मेघदूत, ये पूछा जाएगा मेघदूत किसकी रचना, किसने रचना करी है, तो कालिदास ने रचना करी। और इसके अनुसार ही जो अलकापुरी है, ठीक है, चमोली कहते हैं जिसे, कुबेर की क्या थी भाई, राजधानी थी। अब देखते हैं हम वेरी मोस्ट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है लाखोडियार किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस पर, कोसी नदी, स्वाल नदी, शारदा नदी, अलकनंदा नदी। तो आपको बताया था मैंने, स्वाल नदी के तट पर स्थित है अल्मोड़ा में। लाखोडियार कहाँ से है, अल्मोड़ा में स्थित है, स्वाल नदी के तट पर। फिर आपका नेक्स्ट, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किस ग्रंथ में, ऐतराव ब्राह्मण में। किसमें करेगा, ऐतराव ब्राह्मण ग्रंथ में। फिर आता है केदार खंड में गोपेश्वर नाम वर्णित है, गोपेश्वर नाम वर्णित है, गोस्थल, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किस नदी के तट पर की थी, तो किस नदी के तट पर की थी भाई, मालनी नदी के तट पर की थी। विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड स्थित है। विशिष्ट गुफा कहाँ से स्थित है, चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में या रुद्रप्रयाग में, कहाँ से है, टिहरी में, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोडियार कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में, लाखो। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम उत्तराखंड में पुरातात्विक स्रोतों की खोज का श्रेय किसे जाता है, महेश्वर प्रसाद को, यशोधर मटवाल को, या हेनवुड को, या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनवुड ने 1856 में कपमाक्स की क्या करी थी, खोज करी थी। इसलिए ना पुरातात्विक स्रोतों की खोज का श्रेय जाता है हेनवुड। अच्छी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है, तो कौन सा पुराण था वो, वायु पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण या अग्नि पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण में हरिद्वार का जो नाम है वो मायापुरी मिलता है। महाभारत के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, तो कौन सी थी, ये थी श्रीनगर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फड़क्का नौली एवं पेटशाला के शिलाश्रय की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, मौलाराम, हेनवुड, यशोधर मटवाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी, यशोधर मटवाल। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।